Welcome to the channel Easy Trick for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. So that particular topic is the related query of the cybersecurity. Already little bit coverage of the cybersecurity video tutorials on this YouTube channel and available into the description box, so you will check it out. The all computer networks things and all basic things, and after that you will enter into the era of the cyber security. So what is the main security purpose for your good online transactions and for malware things that you don't hack anywhere? We will discuss into this particular topic. So what is the cyber security? That is actually a technology process and the practice and the protection of your network from the hackers and the devices and applications and data against threats, ताकि कोई डैमेज ना हो आपके पार्ट के ऊपर. सो बेसिक टर्मिनोलॉजी इसकी क्या कहती है साइबर सिक्योरिटी की, आके आप जब भी कोई डाटा किसी के साथ शेयर कर रहे हो तो चेक करो कि इट्स अ फेक और इट्स अ ओरिजिनल थिंग. कभी भी कोई मैसेज डिस्प्ले में आए तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से है तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आएगा. फॉर एग्जांपल अगर बैंक की कोई ट्रांजैक्शन बढ़ने जा रही है तो अगर आप इंडिया में रहते हो तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द मेन पॉलिसी मेकर जो बनाता है. कभी ये चेक करो कि क्या आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पे कुछ ऐसा डाला है, और वही चीज़ वो गैजेट्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर्स है उसमें भी डिस्प्ले होती है. तो आप न्यूज़पेपर पे कभी नज़र मारो, क्या कभी डिस्प्ले हुई है, तभी तो उस पर आपकी एंट्रीज नहीं होंगी. थोड़ा सा अलर्टनेस रहना ही साइबर सिक्योरिटी का फर्स्ट प्रोसेस है. इसी को बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है. सो जो फॉलोइंग टर्म्स यूज होती हैं जिसको हम साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, सबसे पहले आती है मालवेयर. मालवेयर होता है जहाँ पे आपके साथ डिजिटली कोई स्कैम होता है कि आप एक प्रोडक्ट देखते हो जो मेन वेबसाइट ने निकाला, फॉर एग्जांपल इट्स प्राइस इज द 2000 रुपीज़, और एक फेक वेबसाइट ने निकाला सेम चीज़ तो उन्होंने निकाल दी वो 500 रुपीज़ की. तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द ह्यूमन माइंड. वो क्या करता है कि 500 रुपीज़ दे देता है. 500 अकेला आपने तो दिया नहीं होगा, मल्टीपल लोगों ने दिया होगा. तो उस चीज़ से भी बचना है. तो मालवेयर इज द मेन चीज़ कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो लेने जा रहे हो वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए. उसमें जो एंटीवायरस डिटेक्शन चाह रहे हो वो भी आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, ताकि वो आपको रिस्क से पहले ही बता दे कि ये हार्मफुल है या अच्छी चीज़ है आपके लिए. वायरस रिलेटेड कोई भी चीज़ आपके अंदर स्प्रेड नहीं होगी अगर आपका कोई भी पार्ट एंटीवायरस है डिटेक्शन में चल रहा है. एंटीवायरस फ्री वाले नहीं लेने होते, क्योंकि फ्री वाले एंटीवायरस का क्या होता है कि इफ इट इज द 30 डेज फंक्शन ऑफ द एंटीवायरस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, तो एंटीवायरस के कोड में ही साथ में जहाँ प्रोटेक्शन कोड डाला जाता है वहीं उसका डी कोड भी डाला जाता है. डी कोड मीन्स कि इसकी कोडिंग रोकनी है. अब 30 डेज फिगर आउट में टाइमिंग इन पे थे, टाइम आउट होगा जैसे ही तो डी कोडिंग में जो वायरस डिटेक्शन में आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है वही आपको डिलीट आपका जो है वायरस प्रिवेंट करने शुरू कर देता है. अब ह्यूमन माइंड में ये प्रॉब्लम है कि वो उस चीज को डिलीट नहीं करता कभी भी अपने पीसी में से, कभी भी अपने मोबाइल में से, उसको डाले रखता है चाहे कोई न्यू डिवाइस डाल ले. डिलीट जब भी आपने करनी है कोई भी चीज, देन गो टू द कंट्रोल पैनल. कंट्रोल पैनल में जाके प्रोग्राम्स के अंदर जाओगे तो वहां पे आपको प्रोग्राम्स के अंदर अपने डिवाइस दिखेंगे, तो वहां से प्रॉपर उसको डिलीट करोगे तो वो चीज वहां से चली जाएगी. और अगर आप कोई इन डिवाइस एंटीवायरस परचेज करते हो जो कि कंपनी का है, तो कंपनी आपको ऑटोमेटिकली अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट, अगर वो 1 ईयर का आपने लिया था तो ऑटोमेटिकली 1 ईयर से पहले पहले ही मैसेज ड्रॉप कर देगी एज पर द सर्विस ऑफ द कंपनीज. इफ इट इज द एसएमएस तो एसएमएस आएगा, अगर ईमेल है तो ईमेल आएगी, और अगर आपकी रिकॉर्डिंग में कोई ऐसा पॉइंट है कि जिसको आपने दिया है फोन नंबर तो फोन भी आ सकता है. तो वो अपडेट करते रहते हैं, तो उनका भी अपडेट करवाना बहुत ज़रूरी है. अगर साल बाद आप उनका भी रिन्यू नहीं करवाते तो उसमें से भी वायरस प्रिवेंट हो सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट के एरा के ऊपर बहुत सारे एडवांटेज हैं अगर, तो डिसएडवांटेज भी साथ में ही पड़े हुए हैं कि फ्री फंड यहाँ पे कुछ नहीं मिलता. आप खुद सोचो कि फ्री फंड जब कुछ है ही नहीं तो फ्री फंड के साथ साथ फिर आपको कोई चीज जो दे रहा है वो कोई ना कोई थ्रेट भी साथ में लेके आ रहा है उस फाइल के ऊपर. सो फिशिंग टेक्निक क्या कहती है कि
आप उस ट्रिक से बचो। जैसे आप पासवर्ड सेव कर देते हो कहीं पे भी, पासवर्ड सेव नहीं करने होते। पासवर्ड एक ऐसा पॉइंट है जो आपको ये चीज सिखाता है कि आपने उसको अपने माइंड में रखना है। सिंपल पासवर्ड्स ना रखिए, आप थोड़े से कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखिए। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिजिट्स, अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स। आप उसमें कुछ बड़े कैरेक्टर्स रखिए, कुछ छोटे कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन बनाइए, कुछ आप स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करिए, जैसे डॉलर साइन हो गया, कैरेट साइन हो गया, हैश साइन। इग्नोर कीजिए उसको क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूजेज में आता है। तो ये कुछ ट्रिक्स होते हैं कि आप फिशिंग से वो चीज़ से बच सकते हो, कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज नहीं हो सकती इतनी इजीली अगर आप सिंपल नहीं करोगे। तो हैकिंग भी उसी के साथ जुड़ी हुई है कि कंप्यूटर, फोन, आप परमिशन दे देते हो कोई भी। आप पर्टिकुलरली जब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हो, जैसे कोई सिंपल सोशल प्लेटफॉर्म से, तो वो आपकी परमिशन मांगता है, तो परमिशन देते टाइम वो लॉ असेस हर चीज़ का ले लेता है आपसे, जहाँ से हैकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इनसे चीज़ों से थोड़ा अलर्ट रहना है। फायरवॉल इज दैट कि जैसे होता है ना, हम घर पे कोई डोर लगा के रखते हैं, तो उसको जब तक हम लॉक नहीं करके जाते तो वो एक सिक्योरिटी में नहीं आता। तो फायरवॉल इज द सिक्योरिटी फीचर। आप कोई भी डिजिटल चीज करने लगे हो तो सिक्योरिटी फीचर में एंटीवायरस भी डिस्प्ले में आ सकता है। फायरवॉल में आपका लोकल नेटवर्क के अंदर अगर कोई डाटा शेयर हो रहा है तो वहां पे आप फायरवॉल लगा के रखिए कि कोई अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना हो, या आप कोई ऐसा ओटीपी जनरेट करवाइए कि क्या वो ओटीपी जनरेट करवा सकती है मशीन, नहीं करवा सकती तो फिर फायरवॉल का कोई फायदा नहीं। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की टेक्निक्स भी यूज कर सकते हो, डाटा कंप्रेशन की टेक्निक्स भी यूज कर सकते हो। क्रिप्टोग्राफी बहुत हेल्प करती है आपकी इस अलर्टनेस के लिए कि आपने कोई मैसेज भेजना है तो हैकिंग से आप बच सकते हो। एंटीवायरस की तो हमने भी बात कर ही ली है। आइडेंटिटी थेफ्ट यही होते हैं कि जब पासवर्ड इंफॉर्मेशन आप किसी को भी ऐसे नहीं दे दो कि कहीं पे भी बाहर गए तो आपने कंप्यूटर यूज किया तो उसको आपने वहां पे सेव कर दिया। पासवर्ड सेव नहीं करना, आपको डिलीट करके आना है ताकि कैश फाइल में वो चीज ना एंटर कर सके। उसके बाद जो डाटा ब्रीच होता है, डाटा ब्रीच तभी होता है जब आप किसी को जानते ही नहीं हो, तो आप वैसे ही उससे बात करने लगे हो, तो बातों बातों में आपने अपनी सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर कर दी, तो वो भी साइबर सिक्योरिटी का ही कारण बनती है। क्राइम केसेस में वो डिटेक्शन सारी आती है। स्पैम, स्पैम में जैसे कोई मैसेजेस आपके स्पैम में चले जाते हैं, ईमेल में आपने देखा होगा कि स्पैम में कुछ मैसेजेस जाते हैं जो अनऑथराइज्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पॉइंट पे कोई ऐसी मेल आ रही है जो मुझे लग रहा है कि ये फेक मेल है, तो मैं उसको स्पैम में डालूंगी। तो जैसे ही एज पर द पॉलिसी ऑफ द साइबर सिक्योरिटी आप 100 पीपल स्पैम में डाल दोगे, तो इन फ्यूचर जब भी वो बंदा किसी और पर्सन को मेल करेगा तो वो ऑटोमेटिकली स्पैम में दिखेगी, आपके रियल इनबॉक्स में नहीं दिख सकती। सो बॉटनेट इज जो पार्ट है वो एक बैड इफेक्शन है, बैड पर्सन, हार्मफुल थिंग्स नहीं है। वो क्या है कि बॉटनेट ना एक आपका टारगेट फीचर होता है जो टारगेट कर देता है इजीली किसी भी मशीन को। तो उसमें आपने ये इस चीज से बचना होता है कि आपको बॉटनेट से एंट्री उसको नहीं देनी। बॉटनेट एंड साइबर सिक्योरिटी जब हम यूज करते हैं ना, वो एक नेटवर्क है इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस के साथ। उसमें क्या होता है, जो इन्फेक्शन होती है मालवेयर से, कोई क्रिमिनल असेंस होते हैं, तो बोट वेयर को एज अ रोबोट टेक्निक यूज होते हैं। जैसे बोट नेट कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है, रोबोट एंड नेटवर्क। ठीक है। बॉटनेट को जब हम यूज करते हैं तो वैरायटी ऑफ साइबर अटैक्स इसमें होते हैं, जैसे स्टीलिंग, किसी की इंफॉर्मेशन चुरानी, कोई स्पैम चीज भेजनी, कोई ऐसी मिलियंस ऑफ आपको लॉटरी के बारे में बताना कि आप 10 रुपए लगाओगे तो 100 रुपया हो जाएगा। ये रोबोट टेक्निक्स यूज करते हैं जो लोगों को रैनसमवेयर मनी फिर मांगते हैं आपसे। बेसिकली आपका डाटा चुरा लेते हैं सिस्टम से। आप जैसे ही परमिशन देते हो उस वेबसाइट को, तो सारा डाटा उनके पास चला गया। अब अपनी पर्सनल पिक्चर्स या ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन है जो अपने डिवाइस पे रखते हो वो उनके पास चली जाती है। फिर रैनसमवेयर वो ऑनलाइन मांगते हैं आपसे, होल्डिंग करते हैं चीज़ों को कि पे करो हमें मनी। तो डिजिटल किडनैपिंग, जैसे फोन आते हैं कि आपके बच्चे को हमने किडनैप कर लिया है, तो आप डर के भी दे देते हो। टारगेट वो उन लोगों को करते हैं ज्यादातर जो लोग समझ नहीं सकते कि ये चीज हो भी सकती है या नहीं हो सकती। आप किसी को भी जवाब देने से पहले एक बार ये जरूर चेक कीजिए कि क्या वो बच्चा वाकई ही उनके पास है। उस बच्चे से तो कंसेप्ट में से कर लीजिए, एक रूम में बंद हो जाओ, आप अपने आप को बंद कर लो, फिर देख लो उस चीज को, तो वो नहीं एक्सेप्ट होना। अलर्टनेस ऑफ द माइंड इज वेरी सिस्टमेटिकली फीचर अगर आप क्राइम केसेस में नहीं जाना चाहते। तो वीपीएन की सर्विसेज का होता है कि आप एक प्राइवेट नेटवर्क को यूज करोगे तो कभी ये चीजें नहीं आएंगी। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं,
ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन के मॉडल के अंदर कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी है साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि आप एक पासवर्ड लगा के अपनी मशीन को नहीं छोड़ सकते। 2 तरह से सेक्टर ऑथेंटिकेशन दोगे तो जाके आप साइबर सेल में इश्यूज में नहीं आ सकते। तो साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड इन मेथड से हो सकती है। आगे है टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, जिसमें सबसे पहले आता है नेटवर्क की सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है कि जो आपका घर है, जब उसमें आपने वाईफाई लगवा रखा है तो उसका पासवर्ड सिर्फ अपने वाईफाई को ही दीजिए, अपने लोगों को दीजिए, सभी को मत दीजिए, तो अनऑथराइज्ड एक्सेस आएगा ही नहीं। अगर आप कंपनी में हो तो कंपनी का एनवायरनमेंट ऐसा बना के रखिए कि जिसमें अनऑथराइज्ड एक्सेस ना आए। 2 वे सिक्योरिटी लगी होगी तो डेफिनेटली कोई एक पासवर्ड पता कर सकता है, बट दूसरा पासवर्ड तो इजीली आप नहीं ना पता करवाने दोगे। 2 वे सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कौन तोड़ता है? कभी मशीन नहीं तोड़ेगी, ह्यूमन ब्रेक करती है सिक्योरिटी वहां पे। सो नेटवर्क की सिक्योरिटी आप ऑर्गेनाइजेशंस में भी एंटर करवा सकते हो, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर सिक्योरिटी दे सकते हो कि अपडेट अगर आ रही है, अगर इफ इट इज द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, तो जब अपडेट आनी है तो डेफिनेटली वो न्यूज़पेपर के ही, टीवी में कहीं ब्रॉडकास्ट चैनल पे डिस्प्ले हो सकती है कि इस पर्टिकुलर फोन की अपडेट आ चुकी है या चीज हो चुकी है, तो वो पब्लिकली डिक्लेयर होगी तो आपको इजीली पता लग जाएगा। बार बार आपके डिवाइस पे कोई अपडेट आ रही है तो उसको आप ले रहे हो तो वो फ्रीक्वेंट अटैक में भी जा सकती है। अभी जैसे आपने एक आईफोन का इशू देखा होगा कि उसके अंदर जो उनके सॉफ्टवेयर की अपडेट आ रही है वो बॉटनेट की अपडेट है, रोबोट नेटवर्क भेज रहा है, वो iOS वाले नहीं भेज रहे उनको, उनकी प्लानिंग के अंदर हैकिंग सिस्टम एंटर हो चुका है, तो वो बॉटनेट की हेल्प से उसके अंदर एंटर करके है, तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी फिर 0 हो जाती है, उसमें आप ही का फोन जो है वो हैक हो जाता है और जो सबसे सिक्योर चीज मानी गई फिर वही इनसिक्योर हो गई। तो अपडेट को इजीली मत उठाओ तब तक जब तक आप चेक नहीं कर रहे कि वो अपडेट वाकई आपकी कंपनी ने भेजी है। रजिस्टर्ड हो गए तो कोई ना कोई मेल भी आएगी अपडेशंस की, आप उनकी पर्टिकुलर अगर एप्लीकेशन के ऊपर हो तो एप्लीकेशन के ऊपर भी आएगा कि आपको अपडेट मिल चुकी है, आप इसको अपडेट कर लो। तो मल्टीपल तरह से वो भी ऑथेंटिकेशन आपको देंगे, एक तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी वो चीज है कि आप अपना डाटा जो स्टोर करते हो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, जैसे स्टोर करना है तो कभी भी मोबाइल पे ना हमेशा अपना डाटा रखो, क्योंकि मोबाइल मूव होता है। आपका मोबाइल कहीं पे भी स्टील हो गया, किसी ने छीन लिया, चोरी हो गया अगर, तो डाटा भी साथ में जाएगा। आइडेंटिटी सिक्योरिटी करनी है आपने, आपने अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी करनी है, आइडेंटिटी को, मोबाइल को सिक्योर करना है, तो डेफिनेटली उन गैजेट्स का जो काम है अपने पास रखिए, कहीं संभाल के डाटा स्टोर करके किसी हार्ड डिस्क में रख दीजिए, घर में मेल कर लीजिए खुद को। क्लाउड पे डाटा रख रहे हो तब भी आप ये चीजों का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे रख सकते हो कि आप जैसे क्लाउड अज्योर भी है, गूगल के ऊपर भी आप रखते हो, ड्राइव्स के अंदर, AWS के अंदर भी रखते हो, सिक्योर करोगे डाटा को तो आप परमिशन खुद दे सकते हो कि मुझे 2 वे फैक्टर ऑथेंटिकेशन में जाना है, और वो पेएबल इंफॉर्मेशन में एंटर होगा, फ्री फंड सर्विस नहीं होगी। जब आप पेएबल इंफॉर्मेशन में जाओगे तो इजीली आपको ये टाइप साइबर सिक्योरिटी की ऑलरेडी इसीलिए बनी हुई है कि आप एक बेटर एनवायरनमेंट के अंदर एंटर करो। उसके बाद आता है कि इसका रोल क्या है बिजनेस के अंदर साइबर सिक्योरिटी का। देखो, ट्रांजेक्शन्स इतनी सारी लोग करते हैं, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। जब भी आप कोई डायरेक्टली ट्रांजेक्शन करोगे जिसको आपने कभी ट्रांजेक्शन नहीं की, तो आपका बैंक आपको ऑथेंटिकेशन सर्विस में डालेगा। सबसे पहले वो आपसे एक OTP जनरेट करवाएगा कि आप वाकई इनकी करना चाहते हो। अगर आप खुद कह रहे हो कि मुझे करनी है, तो 2 वे ऑथेंटिकेशन तोड़ी किसने? ह्यूमन ने ना। तो आपने पहले एक पासवर्ड डाला, OTP, फिर आपने UPI ID डाली, तो ट्रांजेक्शन हो गई। कस्टमर का जो ट्रस्ट होता है वो जीतना होता है। तो बिजनेस बढ़ाने के लिए भी साइबर सिक्योरिटी में एक रूल चल रहा होता है कि फाइनेंशियल जितनी भी इंफॉर्मेशन जा रही है वो सेफ्टी के अंदर जाए, आइडिया सेफ्टी के अंदर फ्लोट हो, ताकि अवॉइड हो वो चीजें जो आपकी प्रॉब्लमेटिक फैक्टर में जाए। तो जो साइबर अटैक्स हैं वो शट डाउन करते हैं बिजनेस ऑपरेशन को, टाइम को, मनी को। जैसे आपके पास 3 मिनट का असेस आता है कि आप इसके अंदर अंदर अगर UPI ID फिल कर देते हो तो हो जाएगा, और अगर नहीं करते तो नहीं होगा। डाउन टाउन इसलिए होता है कि अगर आपके साथ कोई भी ऐसा प्रॉब्लमेटिक फैक्टर हो गया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आप साइबर सेल को वो चीज डिस्प्ले के अंदर दे दोगे, तो वो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर आपके अकाउंट को अब जो है वो लॉक करवा देंगे। और लीगल रिक्वायरमेंट्स जो साइबर लॉ के अंदर है वो नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से साइबर लॉ है जिसके थ्रू आप अपनी साइबर सिक्योरिटी को और इम्प्रूव कर सकते हो, ताकि अगर कोई हैकिंग हो गई है, कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक फीचर आ गया है, तो आप साइबर लॉ से कैसे हेल्प लेके उसको आगे रूल आउट कर सकते हो। सो दीज आर द केस स्टडीज
जो रिस्क असेसमेंट इंटेल कॉर्पोरेशन है जो प्रोसेसर्स बनाती है आपके सिस्टम्स के, तो ये सबसे पहले एक केस स्टडीज हुई थी कि यूएसए का जो डिपार्टमेंट है होमलैंड सिक्योरिटी, उनका है कि कोई प्रॉब्लम उनके साथ आई थी सिक्योरिटी के अंदर, तो उन्होंने फिर ये चेक किया था कि कोई ऐसा रिस्क ना आ जाए, कोई ऐसा थ्रेट ना आ जाए, कोई ऐसा डेंजर ना आ जाए कि कोई ऐसा अटैक शुरू हो जाए तो हमारी पॉसिबिलिटी के अंदर कोई प्रॉब्लमेटिक फैक्टर शुरू हो जाए। और इसकी सिक्योरिटी के अंदर फिर उन्होंने जब चेक किया ना कि पार्ट कैसे प्ले करना चाहिए, तो उन्होंने भी इसी की केस स्टडी की कि बिगेस्ट रिस्क हो सकता है किसी भी प्रॉब्लमेटिक फैक्टर के अंदर, बट उसको आप वर्स से नॉर्मल कैसे लेके आ सकते हो। जैसे हमने हफमैन एनकोडिंग पढ़ी, उसके अंदर हमने ये देखा कि अगर डाटा में ट्रेवल करते टाइम आप बिट ही कंप्रेस कर देते हो तो आपको प्रॉब्लमेटिक फैक्टर में एंटर होना ही नहीं पड़ता। तो उस ग्राफ में हमने ये देखा था ना कि कैसे नोड टू नोड कनेक्शन होता है, तो अगर हैकिंग होती है तो हमें ये भी पता चल सकता है कि किस बिट के ऊपर जो है वो हैकिंग हुई थी। डाटा कंप्रेशन टेक्निक्स यूज करोगे, क्रिप्टोग्राफी यूज करोगे, तो हमें ये केस स्टडी यही कह रही है इंटेल कॉर्पोरेशन की कि अगर आप डेंजरस थ्रेट में कभी चले भी गए हो तो आप उसका लॉ यूज करके उसमें एंटर करोगे तो सिस्टम वीकेस्ट मोड के ऊपर नहीं आएगा। तो वीकेस्ट मोड के ऊपर अगर आप डायरेक्ट फीचर में कहीं कोई इंफॉर्मेशन भेज देते हो तो सिंपली आ जाएगा, बट अगर आप उस रिस्क से खेलना चाहते हो तो आप हाफमैन एनकोडिंग यूज कर सकते हो। सबसे स्ट्रॉन्ग एनकोडिंग है। क्रिप्टोग्राफी के अंदर आप सिमेट्रिक टेक्निक्स हैं, असिमेट्रिक टेक्निक्स हैं, सीआरसी चेक्स हैं हमारे पास कि आप प्रॉब्लम में नहीं फंस सकते, तो उसकी टेक्निक्स को मल्टीपल टाइम जितना यूज करोगे उतना आप अवेयरनेस में चले जाओगे और उतना साइबर सिक्योरिटी से आप डील कर पाओगे। So this is the major corporation of the cybersecurity, and if you have any question regarding this particular topic, kindly comment into the comment box and reply will be given within the 24 hours. But the next videos of the cybersecurity definitely uploaded on this channel on the time being, most probably by morning and by evening. So ping this channel, turn on the notifications कि आपको easily पता चल जाए कि कोई ना कोई YouTube पे हम यहाँ पे वीडियोस आ चुकी हैं नहीं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हो। सो kindly see the video tutorial properly. Till then, take care. Thank you and God bless you all.